आपने अक्सर अपने पेरेंट्स को या फिर बड़े बुजुर्ग या फिर जो भी आपके टीचर्स हैं उनको कहते हुए सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही असली धन है। डोंट डू एनीथिंग टुडे यू विल रिग्रेट टुमारो। आज ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से आप आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में आप जो है पछतावा करो उसके लिए। या फिर डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेल्योर। फेल्योर से आप डरो मत, यानी कि फेल होने से मत डरो, सब फेल होते हैं। आप मेहनत करो, आप सक्सेसफुल बनोगे। यानी कि ऐसे बहुत सारे आप स्टेटमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से, बड़े बुजुर्ग से सुनते रहते हैं। तो होता क्या है कि उन्होंने अपने लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट लोगों को ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, और उसके बेसिस पे ये कुछ सिद्धांत जो है वो आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्वास्थ्य सही है तो बाकी सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो। आप आज कोई ऐसी गलती मत करो जिसकी वजह से आगे चल के आपको परेशानी हो, यानी कि आज आप चीट करके जो है पास होते हो तो आगे चल के आप पकड़े जा सकते हो। तो इससे जो है आपको आगे चल के हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि लोग जो है डुप्लीकेट मार्कशीट लगाकर नौकरी पा जाते हैं, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं तो उनको पूरे का पूरा जितना भी उन्होंने पैसा पाया होता है पूरा का पूरा उनको वापस करना होता है, और साथ ही साथ उनको जो है पनिशमेंट जो मिलती है वो अलग मिलती है। बहुत से लोगों को उन्होंने देखा होता है कि उनके पास बहुत सारा धन दौलत होता है, लेकिन अगर उनका हेल्थ खराब हो जाता है तो वो जो है उनके लिए वो सारा धन दौलत बेकार होता है। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके उन्होंने आपको लाइफ के कुछ सिद्धांत बताते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, डोंट डू एनीथिंग टुडे यू विल रिग्रेट टुमारो। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट के ऑथर्स थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन किए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू जाकर किया, और उसके बेसिस पे मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए, मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत बताए। यानी कि अगर आपको एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा जो कि उन ऑथर्स ने, उन थिंकर्स ने बताए। तो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। जैसे कि मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन एंड इक्विटी, यानी कि अगर दो एम्प्लॉय हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में और दोनों एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी सेम है, दोनों एम्प्लॉय की कैलिबर सेम है, दोनों एम्प्लॉय सेम नेचर ऑफ जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों को आपको इक्वल रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी देनी चाहिए। अगर आप डिफरेंट दोगे तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जिसको भी कम मिल रहा होगा उसके मन में जो है डिसएग्रीमेंट आएगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा, और वो फिर अपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है मैनेजमेंट का कि सेम नेचर ऑफ वर्क के लिए, सेम एलिजिबिलिटी के केस में आपको जो है इक्वल रेम्यूनरेशन वहां पर देनी चाहिए। इसी तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड भी एक प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्यूल ने बताया कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ही बॉस से जो है कमांड मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि ये नहीं कि एक एम्प्लॉय है उसको जो मिस्टर एक्स हैं वो भी कमांड देके जा रहे हैं, मिस्टर वाई हैं वो भी कमांड देके जा रहे हैं, मिस्टर जेड हैं वो भी कमांड देके जा रहे हैं। नहीं, एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ यूनिटी ऑफ कमांड में कही गई। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने, थिंकर्स ने मैनेजमेंट के लिए बताए हैं, तो उसी को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल मीन्स दीज आर दी स्टेटमेंट और गाइडलाइंस अबाउट ए फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है कोई फैक्ट, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई थिंग, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टू टेक डिसीजंस और एक्शन। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उनमें होता है, जिसका यूज करके आप कोई भी एक्शन या फिर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि आज कोई ऐसा काम मत करिए जिससे कि आगे चल के आपको कोई परेशानी हो। तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट, ये एक गाइडलाइन है जो कि लोगों को ऑब्जर्व करके आपको बताया गया कि लोगों ने आज जो गलती की थी उसके चलते उनको आगे चलकर पनिशमेंट मिला था, इसलिए आप आज ऐसी कोई गलती ना करो जिससे कि आगे चल के आपको पनिशमेंट मिल सकता है। तो इसी को प्रिंसिपल्स कहते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट, कोई एक ऐसा गाइडलाइन जिसका यूज करके आप जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या फिर मैनेजरियल प्रिंसिपल क्या होगा? ए मैनेजरियल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ स्टेटमेंट और गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करने के लिए जो भी डिफरेंट डिसीजंस करने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक, उसके लिए जो भी डिफरेंट ऑथर के, थिंकर्स के स्टेटमेंट है, गाइडलाइंस हैं, उसी को मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहा जाता है। इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज़ करके आप आसानी से इजीली जो है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हो। जो भी डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, टास्क होते हैं, उसके लिए आप डिसीजन मेकिंग्स कर सकते हो इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज़ करके। क्लियर?
यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये प्योर साइंस प्रिंसिपल नहीं होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, बिहेवियरल साइंस है। मैनेजमेंट क्या है, सोशल साइंस होता है। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन के बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स हैं कि कौन सा प्रिंसिपल्स यूज़ करना है वो चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है। क्लियर, ये कंटीजेंट होता है, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि अब जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन करना है एम्प्लॉय का, तो यहाँ पर एक मैनेजर हो सकता है कि वो सीनियोरिटी के बेसिस पे कर दे, और वहीं पे दूसरा मैनेजर हो सकता है कि वो मेरिट के बेसिस पे करे। सीनियोरिटी के बेसिस पे यानी कि जिसकी एज ज़्यादा है, जो ज़्यादा सालों से जो है हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, हम उसको जो है प्रमोट कर देंगे। वहीं पर कुछ ऐसे एम्प्लॉय मैनेजर्स होते हैं जो कि ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा एलिजिबल है, जिसके पास एलिजिबिलिटी ज़्यादा होगी उसको जो है प्रमोट कर देता है। तो कोई मेरिट के बेसिस पे, कोई सीनियोरिटी के बेसिस पे। क्लियर, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है, तो इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं वो क्या है, वो प्योर साइंस प्रिंसिपल नहीं होते हैं। क्लियर, वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स मैनेजमेंट टेक्निक्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल में कंफ्यूज होते हैं। तो मैनेजमेंट टेक्निक का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट प्रोसीजर और मेथड्स व्हिच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप टू बी टेकन टू अकम्प्लिश डिजायर गोल। तो टेक्निक क्या हो गया, ये कोई मेथड हो गया, ये जो है ये टेक्निक हो गया, कोई प्रोसेस हो गया जिसका यूज करके आप जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड गोल है उसको आप अचीव कर सकते हो। जैसे प्रमोशन करना है तो प्रमोशन का टेक्निक क्या हो गया कि आप सीनियोरिटी के बेसिस पे या फिर जो है आप मेरिट के बेसिस पे प्रमोट कर सकते हो। तो जो सीनियोरिटी के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे, ये क्या हो गया, ये मैनेजमेंट का टेक्निक हो गया कि आप किस तरीके से प्रमोशन कर रहे हो, सीनियोरिटी के बेसिस पे या फिर मेरिट के बेसिस पे, ये टेक्निक हो गया। वहीं पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस है टू टेक डिसीजन और एक्शंस व्हाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स। यानी कि जब आप टेक्निक का मेथड का यूज कर रहे होते हो, मैनेजमेंट टेक्निक का मेथड का, तो कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा मैनेजमेंट टेक्निक यूज करना है, उसके लिए जो गाइडलाइंस होती है उसको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं, सुपीरियर हैं, सबॉर्डिनेट हैं, उनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, वहाँ उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हो कि आपके यहाँ पर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में हार्मोनी है, जो है डिस्प्यूट नहीं है, यानी कि आप अच्छे मैनेजर हो और आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव सक्सेसफुली कर सकता है। अब वहीं पर मेथड क्या है, तो मेथड जैसे कि स्टैंडर्डाइज करिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क करिए, यानी कि वहाँ पर एक स्टैंडर्ड क्रिएट करिए जिसके बेसिस पे आप बाकी एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। वर्क को सिंप्लीफाई करिए जिससे कि एम्प्लॉय को अपने वर्क के बारे में पता रहे, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और एम्प्लॉय अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके, तो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल आसानी से अचीव हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल और मेथड, मैनेजमेंट मेथड या मैनेजमेंट टेक्निक क्या होते हैं, वो मेथड्स होते हैं जिसका यूज़ करके आप गोल को अचीव करते हो, और वहीं पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, कैसे मैनेज करना है। क्लियर, अब बात कर लें नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले चीज़ क्या होगी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं ना। अगर हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है, यानी ये सभी पे एप्लीकेबल होता है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब पे एप्लीकेबल होता है, सबके लिए हेल्थ क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो भी क्या है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी होती है उनकी, यानी कि ये जो है चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे लार्ज हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, सब जगह पर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी होती है। दूसरा है ये जनरल गाइडलाइन है, जनरल गाइडलाइन है यानी कि आपको ये जो है हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। क्लियर, ये रेडीमेड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी कि आप इनका यूज़ करके ये सोचे कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कैसा डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है या फिर जिस भी सिचुएशन में है वो आप जो है सॉल्व कर सकें। जैसे कि फेयर रेन्यूमरेशन देना है, तो हो सकता है कि बड़ी कंपनी में जो है 17,000 रुपये हो फेयर रेन्यूमरेशन, वहीं पे स्मॉल कंपनी में फेयर रेन्यूमरेशन उनके हिसाब से 17,000 रुपये हो। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं, कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि कैसा सिचुएशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसके हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग यहाँ पर लेना होता है। तो यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आपको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, रेडीमेड सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेंगे कि हाँ ये टेक्निक यूज़ कर लोगे तो ये सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन हाँ ये आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जिसका यूज़ करके आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जैसा कि हमने लाइफ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको बताया कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा होता है, उसके बेसिस पे आपको वो डिफरेंट लाइफ के प्रिंसिपल्स बताते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे मैनेजमेंट के ऑथर्स हैं, थिंकर्स हैं, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो है वहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पर जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो बनाते हैं। क्लियर,
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है जो कि एल्टॉन मेयो ने 1920 से 1930 के बीच में तकरीबन 8 साल जो है उन्होंने कंडक्ट किया था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। क्लियर, ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक फैक्ट्री है जहां पर डिफरेंट एम्प्लॉय से इंटरव्यू करके डेटा कलेक्ट किया गया था, उनको ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट किया गया था। तो 8 साल उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में लगाया था, तब जाके उन्होंने इसकी फाइंडिंग्स को दिया था। उसके बेसिस पे जो है उन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए थे। क्लियर, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो क्या है, वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं। ये नहीं कि बैठे बैठे आपने बना दिया, अपने मनगढ़ंत नहीं होते हैं। क्लियर, ये यानी कि रूल ऑफ थंब नहीं है, यहाँ पर साइंटिफिक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और डिमांड। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं। कैन बी मॉडिफाइड बाई मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। अब बड़ी कंपनी है तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन आप जो है कर सकते हो, लेकिन अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन कर ही नहीं सकते हो भाई। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन से ही आप काम चला सकते हो। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। वहाँ पर कह दिया गया कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों करना चाहिए, लेकिन स्मॉल कंपनी है तो वहाँ पर आप सिर्फ सेंट्रलाइजेशन करिए, डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि फ्लेक्सिबल है, आप इसको सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल। तो हमने बताया था कि ये क्या है, सोशल साइंस है। तो जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय के बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो है डिपेंड करता है। क्लियर, नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो अगर आप उनको अप्लाई करते हो तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। दे टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट वुड बी इट्स लाइकली इफेक्ट। जैसे कि अगर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो आप जो है रेम्युनरेशन इंक्रीज कर दीजिए तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए रेम्युनरेशन इंक्रीज करिए तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में होता है। और वहीं पर नेक्स्ट है कंटीजेंट, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा सिचुएशन है उस पर डिपेंड करती हैं। क्लियर, तो कंटीजेंट मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट होती हैं। यानी कि कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा सिचुएशन है। यानी कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये कंटीजेंट होते हैं, डिपेंड होते हैं किसी सिचुएशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहली चीज़ की प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करके आप ये जान सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज करना है, उनको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एम्प्लॉय को मैनेज किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर इंसाइट यानी कि डीप नॉलेज यहाँ पर गेन होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी करके। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर जो मैनेजर्स हैं उनको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पता होता है, वो सही तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, तो इससे जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनको इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकेंगे और सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वर्क का। क्लियर, यानी कि उनको डिसीजन मेकिंग में वहाँ पर हेल्प होती है। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करके जो है वहाँ पर बताए गए हैं, यानी कि वो लॉजिक बेस्ड होते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं होते हैं कि आपने आँख बंद किया कोई भी डिसीजन ले लिया। नहीं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हो वो साइंटिफिक बेस्ड होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, वो किसी भी बायस या प्रेजुडाइज से डिफरेंट होते हैं, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होती है अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने, थिंकर्स ने डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स वहाँ पर डेवलप किए हैं। तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि ये जो है एक डिसिप्लिन बन जाता है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है या फिर मैनेजमेंट है वो एक डिसिप्लिन बन गया, जिसका आप देखते होंगे कि MBA में, BBA में, हायर एजुकेशन में जो है इसको पढ़ाया भी जाता है। आपके 12th क्लास में जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए हैं, हेनरी फ्योल का और टेलर्स का। और इसके अलावा बाकी जो बहुत सारे यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं डिफरेंट ऑथर द्वारा, वो आप हायर एजुकेशन में, BBA में, MBA में उसको आप इन डिटेल पढ़ते हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर मैनेजमेंट में, इसलिए ये जो है मैनेजमेंट में ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर हम इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो FW टेलर ने जो है 4 इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। कहीं कहीं पर किसी बुक में आपको 6 जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देखने को मिल जाएंगे। तो FW टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जो कि अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे,
तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने ऑब्जर्वेशन, अपने नॉलेज के बेसिस पर 4 इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। तो इन्होंने फ्रेडरिक विंसलो टेलर 1874 में एज अ अप्रेंटिस मैकेनिस्ट काम किया था। फिर उसके बाद 1884 में एग्जीक्यूटिव एट मिडिलविल स्टील कंपनी में काम किया। फिर 1898 में बेथलेम आयरन कंपनी में उन्होंने काम किया था, जो कि बाद में बेथलेम स्टील कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। फिर उसके बाद टक स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि 1900 में फाउंड हुआ था, उसमें एज अ प्रोफेसर उन्होंने वर्क किया। देन 1906 से 1907 के बीच में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में भी वो काम किए हैं। तो ये जो है इनका एक्सपीरियंस रहा है। तो ये अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। तो इन्होंने जो है 1911 में अमेरिकन मैगजीन आई थी, उसमें जो है मार्च से मई के बीच में अलग अलग प्रिंसिपल्स के बारे में उन्होंने बताया था। तो इस सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखी थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि बाद में बुक के फॉर्म में जो है वो प्रिंट हुई, पब्लिश हुई। क्लियर। तो पहले उन्होंने मार्च से मई 1911 के बीच में अलग अलग आर्टिकल्स लिखे द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और उसके बाद उसको कंबाइन करके उसका बुक पब्लिश किया गया था, और इसी में जो है टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया था। तो द एम वॉज टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मोटिव था, या फिर आप ये कह लिए कि अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं तो इससे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है क्या है, गाइडलाइंस है। यानी कि इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए गए थे। तो वो 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वहीं पर अलग अलग बुक में जो है अलग अलग 4 के अलावा 6 भी आपको देखने को मिल जाते हैं, कहीं पर 5 देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि जो 5th है दैट इज मैक्सिमम आउटपुट इंस्टीड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट देखने को मिल जाएगा, और वहीं पर छठा है प्लानिंग नॉट एडहॉकिज्म। क्लियर। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब सपोज करिए कि लोग कहते हैं कि सुबह उठकर पढ़ने से जो है ज़्यादा अच्छे से याद होता है, लेकिन अब यहाँ पर लोगों के कहने की वजह से आप मत पढ़िए सुबह उठ के। आप पहले अपने आप को देखिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है, आप उसको स्टडी करिए। आप सुबह जल्दी उठकर जो है पढ़ाई कर पाते हैं, या फिर रात को लेट जो है जग कर आप पढ़ाई कर पाते हैं, या फिर आप दिन में पढ़ाई कर पाते हैं। तो आप अपनी स्टडी करिए, और अपनी स्टडी के बेसिस पे जो है बेस्ट मेथड को आपको सिलेक्ट करना है, बेस्ट टाइम को सिलेक्ट करना है कि आप कब जो है अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। तो कोई लोग सुबह उठ के पढ़ाई कर सकते हैं, कोई लोग शाम को, कोई लोग दिन में पढ़ाई कर पाते हैं। तो सबका अलग अलग होता है। तो आपको अपने लिए बेस्ट मेथड चूज करना है थ्रू साइंटिफिक, यानी कि मैनेजमेंट करते वक्त आपको साइंटिफिक टेक्निक का यूज़ करना है, ना कि रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब है कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आप अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे वहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको साइंटिफिक तरीके से वहाँ पर जो है बेस्ट मेथड चूज़ करना है, डिसीजन मेकिंग करना है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, या फिर हिट एंड मिस मेथड कर रहे हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे ही जो है आप किसी को वर्क डिवाइड कर रहे हो, कोई मेथड बता दे रहे हो, किस तरीके से काम करना है वो बता दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको साइंटिफिक मेथड यूज करना है। टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड दैट कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। यानी कि आप मेथड को स्टडी करो, आप टाइम को स्टडी करो, आप वर्क को स्टडी करो, और इनको स्टडी करने के बाद प्रोसेस को स्टडी करो। उनको स्टडी करने के बाद जो है आप बेस्ट मेथड को, बेस्ट वर्क को, बेस्ट टाइम को सिलेक्ट करिए। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप स्टडी करोगे, और फिर जो है बेस्ट मेथड जो होगा उसको सिलेक्ट करोगे, और फिर वो सब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वही मेथड जो है आप वहाँ पे उसको फॉलो करवाते हैं। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी और आउटपुट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आप जो है अपने एक्सपीरियंस, कॉमन सेंस के बेसिस पे वहाँ पर काम मत करिए। क्लियर। तो आप साइंटिफिक मेथड का यूज़ करिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हो गया कि मैनेजमेंट में साइंस का यूज़ होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का यूज़ होना चाहिए, रूल ऑफ थंब यूज़ नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि अगर जहाँ पर भी 5 6 10 लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर होता है, चांस होता है कि उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए, और अगर डिस्प्यूट हो गया, मनमिटा हो गया, ग्रेवियंसेस आ गए, तो वो फिर आपस में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे और इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो हैम्पर करेगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है, जो वर्कर्स है, उनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, यानी कि अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। वहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो देयर ऑलवेज existed the possibility of a kind of class conflict the managers versus worker, यानी कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबिलिटी होती है कि जो मैनेजर हैं और जो वर्कर्स हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्ड नन द वर्कर, द मैनेजर और द फैक्ट्री ऑनर्स, यानी कि टेलर के अकॉर्डिंग ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इससे किसी को फायदा नहीं होगा, ना ही वर्कर को फायदा होगा, ना ही मैनेजर को फायदा होगा, ना ही फैक्ट्री को ऑनर को फायदा होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि टाइम का भी लॉस होगा और रिसोर्सेज का भी लॉस होगा। तो टेलर एम्फेसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी, यानी कि गुड रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। तो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्कॉर्ड होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, तो उससे जो इंडिविजुअल का लॉस होगा वो तो होगा ही, साथ ही साथ फैक्ट्री ऑनर्स का भी लॉस होगा, वहां पर कोई भी किसी को भी बेनिफिट नहीं होगा डिसएग्रीमेंट से। टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर। तो मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के साइड से मेंटल रिवोल्यूशन करना होगा, यानी कि उनको ये माइंड में प्रिपेयर करना होगा कि डिस्कॉर्ड से, डिसएग्रीमेंट से किसी का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। वर्कर का भी नुकसान होगा, मैनेजमेंट का भी नुकसान होगा। भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है और वर्कर जो है स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो वर्कर जितने दिन स्ट्राइक पे जाएंगे उतने दिन के लिए उनका भी नुकसान होगा, मैनेजमेंट का भी नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होता है। तो मेंटल रिवोल्यूशन लाना होगा। आपको स्ट्राइक पे जाना है तो कोई दूसरा ऐसा टेक्निक आप अपनाइए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान ना हो, आपको भी कोई नुकसान ना हो, मैनेजमेंट को कोई नुकसान ना हो, और साथ ही साथ आपका काम भी हो जाए। तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग इन सच अ सिचुएशन, इवन ट्रेड यूनियन विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक। और जब अगर मेंटल रेवोल्यूशन होगा, मैनेजमेंट और वर्कर की थिंकिंग अलग होगी, तो इस केस में जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, जो थर्ड पार्टी होती हैं वर्कर्स की, वो भी जो है स्ट्राइक पर नहीं जाएंगी। टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर। क्लियर। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, इन जापानीज कंपनीज में क्या होता है कि देयर इज कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कंप्लीट ओपननेस है, ओपन कम्युनिकेशन वहां पर होता है। तो अगर वर्कर्स को स्ट्राइक पे जाना भी होता है तो वो ब्लैक बैच पहन लेते हैं, और ब्लैक बैच पहनकर वो काम करेंगे, जो नॉर्मल वर्किंग आवर होगा उसमें वो काम करेंगे, जिससे कि उनको सिंपैथी मिले मैनेजमेंट का। तो ये तरीका होता है, यानी कि आपको स्ट्राइक भी करना है लेकिन काम को बिना रोके हुए, जिससे कि आपको कोई लॉस ना हो, मैनेजमेंट को कोई लॉस ना हो, और ना ही ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस हो। क्लियर। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, वर्कर्स, इनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। डिस्कॉर्ड यानी कि डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे डिस्कॉर्ड से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कई बार होता है कि हम लोग ग्रुप में होते हैं लेकिन हम अपना अपना फायदा देखते हैं, ना कि ग्रुप का फायदा देखते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो है मैनेजर्स भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं, वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, लेबर भी काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं। तो उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, मिलजुल कर जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, अपने अपने गोल को अचीव नहीं करना है। क्लियर। तो देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। वहां पर सभी वर्कर्स को, मैनेजर्स को, लेबर को यहाँ पर रियलाइज करना होगा कि वो लोगों को एक दूसरे की नीड है। भाई कई चीज़ें ऐसी होती है जो मैनेजर्स को पता होती है, लेबर को नहीं पता होती। कई सारे ऐसे टेक्निक होते हैं, मेथड होते हैं, काम होते हैं जो कि लेबर को पता होता है, मैनेजर्स को नहीं पता होता है। तो इसलिए दोनों को ये रियलाइज करना होगा कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों को मिलजुल कर वहां पर काम करना होगा। इफ एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन, वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। यानी कि अगर कोई भी मैनेजमेंट जो है डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो उस केस में वर्कर को वहां पर उनको बुलाना चाहिए, उनको जो है उनसे सजेशंस लेने चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, यानी कि हम ये काम करने वाले हैं, आप ओके हो इससे। तो इससे वर्कर्स को भी लगेगा कि हाँ, उनसे जो है वहाँ पर पूछा जाता है, उनका जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है। तो वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। और अगर मैनेजमेंट जो है वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवा रही है तो सेम टाइम पे वर्कर्स शुड डिजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड ऑन द मैनेजमेंट। यानी कि ऐसे सिचुएशन में वर्कर्स को भी वहाँ पर, ये नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट ही कॉपरेशन दिखा रहा है, वर्कर्स को भी कॉपरेशन दिखाना चाहिए। वर्कर्स को भी स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, कोई भी अनरीजनेबल डिमांड जो है वहाँ पर मैनेजमेंट से
नहीं करना चाहिए। भाई कॉपरेशन तभी होगा ना कि मैं ही सिर्फ कॉपरेट करता हूँ, सामने वाला कॉपरेशन ना करे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर कॉपरेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं सभी को कॉपरेट करना होगा। व्हेन देयर विल बी एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड गुडविल देयर विल बी नो नीड फॉर इवन अ ट्रेड यूनियन। और जब ओपन कम्युनिकेशन होगा एम्प्लॉय के, मैनेजर्स के बीच में, वर्कर्स और लेबर के बीच में, तो इसमें जो थर्ड पार्टी होती है ट्रेड यूनियन, उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं होगी। तो कॉपरेशन होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब कॉपरेशन के लिए जरूरी है कि वहाँ पर इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बिटवीन दी वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। All the day long, the management should work almost side by side with the workers, helping, encouraging and smoothing the way for them। यानी कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं दोनों के बीच में इक्वल वर्क होना चाहिए, डिवाइड, और साथ ही साथ मैनेजमेंट वर्कर के साथ लगातार काम करते रहें। यानी कि मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स के साथ ही साथ रहें। वर्कर ही काम करेंगे, जो ग्राउंड लेवल का काम होता है वर्कर्स ही करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनको हेल्प करे, उनको गाइड करे, उनको इनकरेज करे, उनको मोटिवेट करे, इस तरीके से साथ ही में काम करते रहें। तो मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेलर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हमें पता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो 50 यूनिट्स पर डे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हम उससे जो है सिर्फ 40 या फिर 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो क्या आप उसका ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी यूज़ कर रहे हो? नहीं। हमें पता है कि अगर इसको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा तो ये और ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ पर आपको उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यही प्रिंसिपल ये कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वो जितना ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है उसको उस एफिशिएंसी तक जो है डेवलप करिए। तो यहाँ पर जो है टेलर ने कहा कि ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। सबसे पहली चीज, जब आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो उसको साइंटिफिकली सेलेक्ट करिए। यानी कि आप चेक करिए कि आपको किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, आपके पास क्या जॉब वैकेंसी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आ जाओ कोई भी आ जाओ। मैंने जो है वहाँ पर मशीनरी चलानी है और आप जो है नॉन टेक्नीशियन एम्प्लॉय को जो है आप वहाँ पर रिक्रूट कर ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मशीनरी चलानी है तो उस मशीन से रिलेटेड जो है एम्प्लॉय को ही वहाँ पर सिलेक्ट करिए। देन वर्क असाइंड शुड सूट हर और हिज फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। यानी कि जो भी आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको काम दीजिए। तो जैसा कहा कि आपने जो है हायर किया है एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट को, आप उससे काम करवा रहे हो इंजीनियरिंग वाला, तो ये जो है यहाँ पर वो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी या प्रॉस्पेरिटी आपको वहाँ पर नहीं ला कर देगा। तो जिस पर्सन के पास जो कैपेबिलिटी है, जो उसके पास पावर है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पर उसको वर्क असाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। आप सभी एम्प्लॉय को, सभी वर्कर्स को वहाँ पर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मशीनरी चेंज हो गई, वहाँ पर भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, वहाँ पर भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। और अगर आपका एम्प्लॉय एफिशिएंट होगा, उसके पास सारी ट्रेनिंग होगी, नॉलेज होगा, कैपेबिलिटी होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको प्रोड्यूस करके देगा गुड्स एंड सर्विसेज, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करवाएगा, यानी कि प्रॉफिट गेन कराएगा। दिस विल इंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर। यानी कि अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे, मोटिवेट करोगे, डेवलप करोगे, उसको जो है साइंटिफिकली सेलेक्ट करोगे, तो इससे जो वर्कर है वो तो अपनी जो नीड है वो तो फुलफिल करेगा ही, साथ ही साथ कंपनी की भी जो है नीड फुलफिल करेगा, कंपनी के लिए भी प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे। दैट इज, फर्स्ट था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके अलावा कुछ बुक्स में आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने बुक लिखी है इसके ऊपर, तो वहाँ पर जो है 5th पॉइंट ऐड कर लेते हैं, दैट इज मैक्सिमम आउटपुट इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। यानी कि आपको पता है कि एक एम्प्लॉय 60 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है पर डे, तो उससे जो है 60 यूनिट प्रोड्यूस कराइए, ये नहीं कि सिर्फ 30 या फिर 20 यूनिट प्रोड्यूस कराइए। तो मैक्सिमम आउटपुट जो पॉसिबल हो वो जो है वहाँ पर आपको वहाँ पर आउटपुट जो है जनरेट करवाना है। एंड कहीं पर 6th जो है प्रिंसिपल होता है, दैट इज प्लानिंग नॉट एडहॉकिज्म। यानी कि आपको जो भी काम करना है मैनेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो प्लान करके करिए, एडहॉकिज्म के बेसिस पे नहीं। यानी कि जब आएगी कोई सिचुएशन तब हम देख लेंगे, ऐसा नहीं, पहले से ही प्लान करके जो है चीज़ों के लिए तैयार रहिए। तो प्लानिज्म नॉट एडहॉकिज्म। तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वहीं पर कुछ अलग बुक्स में 6 प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो है हम टेक्निक ऑफ साइंटिफिक
साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे जो कि FW टेलर ने अपनी बुक में मेंशन किए थे। तो टोटल 7 टेक्निक्स यहाँ पर जो है उन्होंने मेंशन किए थे एंड एज पर NCERT बुक 7 टेक्निक यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। फंक्शनल फोरमैनशिप पहला है, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरा मेथड स्टडी, फोर्थ मोशन स्टडी, फिफ्थ टाइम स्टडी, सिक्स्थ फैटिग स्टडी एंड सेवंथ इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो यहाँ पर जो है हम इन 7 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बात करेंगे कि फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है। तो देखिए फोरमैनशिप क्या होता है, सबसे पहली चीज़ है तो फोरमैन का मतलब होता है ए पर्सन इंचार्ज और सुपरवाइजर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कर। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे लेबर, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, तो एक ऐसा सुपरवाइजर, एक ऐसा इंचार्ज होता है जो कि इन ग्रुप ऑफ वर्कर्स को सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, वो उन लोगों का इंचार्ज होता है, तो उसी को हम फोरमैन कहते हैं। क्लियर। तो फोरमैन क्या हो गया, एक पर्सन जो कि इंचार्ज होता है या फिर सुपरवाइजर होता है ग्रुप ऑफ वर्कर्स का। द फोरमैन रिप्रेजेंट्स द मैनेजरियल with whom the worker are in face to face contact on daily basis। तो फोरमैन वो पर्सन होते हैं, वो मैनेजरियल फिगर होते हैं, यानी कि वो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट में होते हैं वर्कर्स के डेली बेसिस पे। डेली जो है वर्कर का और फोरमैन का जो वहां पर कांटेक्ट होता है। तो टेलर ने आइडेंटिफाई किया, FW टेलर ने आइडेंटिफाई किया कि कुछ क्वालिटीज होती हैं एक गुड फोरमैन या फिर सुपरवाइजर की, और एक पर्सन में वो सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती हैं। टेलर ने आइडेंटिफाई किया कि ए लिस्ट ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ गुड फोरमैन और सुपरवाइजर एंड फाउंड दैट नो सिंगल पर्सन कुड फिट देम ऑल। तो सारी चीजें जब एक पर्सन में नहीं हो सकती हैं तो ऐसे में एक फोरमैन जो है सभी ग्रुप ऑफ वर्कर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको जो है डेली मैनेज नहीं कर सकता। दिस प्रॉम्प्टेड हिम टू सजेस्ट फंक्शनल फोरमैनशिप थ्रू 8 पर्सन। तो यहीं से जो है टेलर के माइंड में आया कि फंक्शनल फोरमैनशिप होना चाहिए 8 पर्सन का, यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए 8 पर्सन का फोरमैन होना चाहिए। यानी कि जो फोरमैनशिप है उसमें 8 पर्सन होने चाहिए और उनको जो है 2 फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए। फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक व्हिच इन्वॉल्व सुपरविजन ऑफ ईच वर्कर बाय 8 सुपरवाइजर। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको, हर वर्कर्स को 8 सुपरवाइजर द्वारा वहां पर जो है उनको कंट्रोल किया जाए, उनको जो है सुपरवाइज किया जाए। तो इसके लिए टेलर ने कहा कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन को जो है सेपरेट कर देना चाहिए एंड अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज अ प्लानिंग इंचार्ज एंड ए प्रोडक्शन इंचार्ज। यानी कि फैक्ट्री मैनेजर के अंदर एक प्लानिंग इंचार्ज का कैटेगरी होगा और एक प्रोडक्शन इंचार्ज का कैटेगरी होगा। तो पहली चीज़ कि उन्होंने कहा कि वर्कर्स से जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं हम उनको जो है फोरमैन कहते हैं, जो कि मैनेजरियल फिगर होते हैं उनको फोरमैन कहा जाता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वर्कर्स होते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए सारी जो क्वालिटीज़ होती है फोरमैन की या सुपरवाइजर की वो एक पर्सन नहीं हो सकती है, इसलिए 8 पर्सन जो है वहां पर रखिए। 8 पर्सन जो होंगे वो सुपरवाइजर होंगे, फोरमैन होंगे, जो कि वर्कर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे और वो सुपरवाइज करेंगे। तो इसके लिए पहले जो फंक्शंस होते हैं उनको प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन में डिवाइड करिए। फिर फैक्ट्री मैनेजर के अंदर प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज 2 कैटेगरी का जो वहाँ पर पोस्ट बनाइए, और प्लानिंग इंचार्ज में 4 पीपल होंगे। अंडर द प्लानिंग इंचार्ज 4 पर्सनल नेमली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन वर्क। यानी कि ये 4 कैटेगरी के लोग, 4 पर्सन जो है वहाँ पर प्लानिंग इंचार्ज के अंदर होंगे। और वहीं पर अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज पर्सनल हु वुड वर्क वेयर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर होगा। एंड दीज रिस्पेक्टिवली वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, कीपिंग मशीन एंड टूल एटसेट्रा। तो प्रोडक्शन इंचार्ज एंड प्लानिंग इंचार्ज इन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है और सभी में 4 पर्सन जो है वहां पर इन्वॉल्व होंगे। तो आप इस फिगर को देखिए तो आसानी से आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि क्या रिलेशनशिप आ रहा है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो सबसे पहले क्या होता है कि वर्कशॉप में मैनेजर होते हैं, उन वर्कशॉप मैनेजर के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो उन वर्कर्स को जो है मॉनिटर करने के लिए सुपरवाइजर या फिर फोरमैन को वहां पर अपॉइंट किया जाता है। तो वहां पर कोई एक फोरमैन नहीं होना चाहिए, एक सुपरवाइजर नहीं होना चाहिए, बल्कि 8 सुपरवाइजर होने चाहिए। 4 प्लानिंग इंचार्ज होंगे और 4 प्रोडक्शन इंचार्ज होंगे। क्लियर। वर्कशॉप मैनेजर के अंदर 8 जो है क्या होंगे, सुपरवाइजर होंगे जिसको हम फोरमैन कहते हैं, 4 प्लानिंग इंचार्ज होंगे और 4 प्रोडक्शन इंचार्ज होंगे। तो जो प्लानिंग इंचार्ज में 4 होंगे उनमें से एक रूट क्लर्क होगा, एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा, एक टाइम एंड कॉस्ट होगा और एक डिसिप्लिनरी के लिए होगा। वहीं पर जो प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 होंगे, 4 फोरमैन होंगे, उनमें से एक स्पीड बॉस होगा, एक इंस्पेक्टर होगा, एक मेंटेनेंस फोरमैन होगा और एक गैंग बॉस होगा। क्लियर। और ये जो 8 लोग हैं फोरमैन, 8 फोरमैन हैं, ये जो है वर्कर को
सुपरवाइज करेंगे। तो इस टाइप का रिलेशन जो है बनाकर अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रीज़ में वर्क होता है तो वहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये जो है टेलर का पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक था जिसमें उन्होंने बताया कि फंक्शनल फोरमैनशिप होना चाहिए, यानी कि वर्कशॉप मैनेजर के अंदर 8 फोरमैन होने चाहिए और वो 8 फोरमैन जो है वो सभी वर्कर्स को सुपरवाइज करेंगे। उन 8 फोरमैन से 4 प्लानिंग इंचार्ज होंगे, 4 प्रोडक्शन इंचार्ज होंगे। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप होता है। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में F.W. टेलर ने जो दूसरा टेक्निक दिया था दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए वर्क को लेकर और वहीं पर जो वर्क को है उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, यानी कि जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए जिससे कि जो वर्कर हैं उनको जो है प्रॉब्लम ना हो वर्क को परफॉर्म करने में और एफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्क को वो परफॉर्म कर सकें। तो स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट एंड विच शुड बी फॉलोड थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको जो है वहाँ पर स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में हर एक्टिविटी के लिए और उस स्टैंडर्ड को ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों द्वारा फॉलो करना चाहिए। अब सपोज कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 10 यूनिट पर डे आपको जो है प्रोड्यूस करना है, तो ये स्टैंडर्ड हो गया और स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, यानी कि कोई प्रोसेस है तो उसको आप स्टैंडर्ड कर सकते हैं कि इसी तरीके से इसी स्टेप से जो है आपको कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है। रॉ मटेरियल अगर आपको परचेज करना है तो किस स्टैंडर्ड का रॉ मटेरियल परचेज करना है वो आप पहले से डिटरमाइन कर लो। तो इसमें क्या होगा कि बार बार आपको जो है टाइम कंज्यूम नहीं होगा कि हम कौन सा स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल जो है मंगाएं। रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट है, उसी रॉ मटेरियल को आपको जो है बार बार जो है रीऑर्डर कर लेना है। तो इससे टाइम जो है आपका कम होता है। टाइम को लेकर हो गया कि कितने टाइम के लिए जो है लंच ब्रेक होगा, कितने टाइम के लिए जो है वर्किंग आवर होगा, प्रोडक्ट को लेकर, मशीनरी को लेकर, मेथड को लेकर, वर्किंग कंडीशन को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर स्टैंडर्ड वहाँ पर सेट करना चाहिए। और वहीं पर जो दूसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि मेकिंग वर्क एज सिंपल एज पॉसिबल बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एक्टिविटीज और डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी आपकी फैक्ट्री में जो अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं उनको एलिमिनेट करिए, उनको हटाइए और साथ ही साथ ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपको लगता है कि ये आपके यूजफुल नहीं है उनको भी जो है वहां से रिमूव करिए। इससे क्या होगा कि जो वर्क है वो सिंप्लीफाई होगा और जो आपका मेन एक्टिविटी है उस पर एम्प्लॉय फोकस कर पाएगा और अच्छे से परफॉर्म करेगा। इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड टूल्स। इससे क्या होगा कि जब अननेसेसरी एक्टिविटीज को रिमूव कर देंगे तो आपका जो लेबर कॉस्ट है वो कम होगा, मशीनरी और टूल्स का भी जो कॉस्ट है वो कम होगा। तो इससे जो इन्वेंट्रीज हैं वो भी रिड्यूस होंगी, आप इक्विपमेंट का फुल यूटिलाइजेशन कर सकेंगे और जो टर्नओवर है यानी कि जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क जो है ये भी साइंटिफिक मेजरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब सपोज करिए कि जहां पर बहुत सारे मशीनरी और इक्विपमेंट ऑपरेशंस होते हैं तो देयर आर डॉक्यूमेंट्स टू स्टेट हु परफॉर्म द टास्क एंड व्हेन, यानी कि आपने वहां पर क्या कर दिया कि कौन सा टास्क कौन परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करेगा, किस मशीन पे परफॉर्म करेगा। तो इससे क्या हुआ कि आपने एक स्टैंडर्ड भी सेट कर दिया और आपने जो है वर्क को सिंप्लीफाई भी कर दिया। अब वहां पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमको ये नहीं पता था या किसी और को परफॉर्म करना था, वहां पर क्लियरली मेंशन है कि कौन परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा। तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। किसी भी जॉब को या फिर वर्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं जिसका यूज़ करके आप जो है किसी भी जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि आपको जो है चैप्टर लर्न करना है, तो अब आप चाहे तो बुक को रीड करके लर्न करिए या फिर आप जो है लिख कर याद करिए। तो याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अब वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। क्लियर। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब जो होता है, जो एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करने के डिफरेंट जो है मेथड होते हैं। मेथड मीन्स द मैनर इन विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और जॉब इज परफॉर्म्ड एंड देर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। किसी एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अब आपको जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना है एंड फाइंड आउट करना है द बेस्ट पॉसिबल वे और मेथड ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किसी भी काम को कंप्लीट करने का जो बेस्ट तरीका है जिसमें कम कॉस्ट आ रही है, कम टाइम लग रहा है और अच्छा एफिशिएंसी है, तो उसको फाइंड आउट करना है और उस मेथड को सेलेक्ट करना है। तो यही चीज़ मेथड स्टडी होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, किसी में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी में ज़्यादा कॉस्ट लगता है, किसी में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेथड स्टडी के जरिए जो है आप डिफरेंट जो मेथड है उनको स्टडी करते हो और फिर एक बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करते हो
और फिर उसी मेथड का यूज़ करके आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को परफॉर्म किया जाता है, जिससे कि टाइम कम लगेगा, जिससे कि आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल एक्सरसाइज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। तो मेथड स्टडी हम क्यों कर रहे हैं कि क्यों हम बेस्ट मेथड को फाइंड आउट कर रहे हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन की या फिर प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके और कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके और सेटिस्फैक्शन कस्टमर को मिले। क्लियर। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर अब आपके पास दो मेथड होता है, चाहे आप ज़्यादा लेबर करके जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने जो है प्रोडक्ट को बनाइए, या फिर मशीनरी का यूज़ करके जो है आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को। तो अब आपको चूज़ करना है कि लेबर इंटेंसिव ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, फिर मशीन इंटेंसिव टेक्निक जो है ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए। तो मेथड स्टडी, जहाँ पर आप डिफरेंट मेथड को स्टडी करते हो और डिफरेंट मेथड में से बेस्ट पॉसिबल मेथड को जो है आप वहाँ पर सिलेक्ट करते हो, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइज होती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट जो स्टडी है दैट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो मोशन स्टडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन एटसेट्रा व्हिच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। तो डिफरेंट जॉब को परफॉर्म करते वक्त बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि आपको सामान को एक जगह से ट्रक पर लोड करना है, तो अब उस जगह से आप सामान को ट्रक पर लोड करने जाओगे तो एक मूवमेंट यही हो गया, एक मोशन यही हो गया। अब सामान को लोड करने के बाद फिर वापस जो है आप फैक्ट्री के अंदर आओगे तो दूसरा मोशन ये हो गया। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग वेरियस मूवमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी एंड एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी एक्टिविटी सो एज टू मिनिमाइज द मूवमेंट। तो यानी कि मोशन स्टडी में क्या होता है कि हम जो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, और ऐसे मूवमेंट्स जिसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप वहाँ तक क्यों गए थे, आपका वहाँ जाने का क्या काम था, तो ऐसे मूवमेंट्स जिनकी ज़रूरत ही नहीं है उसको आप एलिमिनेट करिए, जिससे कि क्या होगा, इससे जो है लीस्ट पॉसिबल एफर्ट से काम को परफॉर्म किया जा सकता है, जिससे कि कम टाइम में काम को परफॉर्म किया जा सकता है और एफिशिएंसी जो है वर्कर की वो बढ़ेगी। भाई जो वर्कर है फालतू के काम नहीं करेगा, फालतू के मूवमेंट्स नहीं करेगा तो वो थकेगा नहीं, और जब थकेगा नहीं तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कम एफर्ट में काम को कंप्लीट कर पाएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो मोशन स्टडी का मेन मोटिव क्या है कि जो डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं वर्कर के, उसको जो है एनालाइज करिए, उसको स्टडी करिए, और जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स है उनको रिमूव करिए। तो दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी। जैसे आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जो फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री के जस्ट आसपास ही जो है वहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी दी जाती है, या फिर आप स्कूल में कॉलेज में हैं तो आपके क्लासरूम के आसपास ही कहीं पर आपको जो है वॉशरूम की फैसिलिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वॉशरूम कहीं दूर बना होगा तो फैक्ट्री से आपको वॉशरूम जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये जो मूवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अननेसेसरी मूवमेंट है, तो इसमें टाइम कम लगे इसलिए जो है आसपास ही रखा जाता है। अननेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नेचुरल है, तो इसी वजह से क्या होता है कि आपके आसपास ही ज़्यादा वहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी दी जाती है, जिससे कि आप उसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और ज़्यादा आपको मूव ना करना पड़े। तो दैट इज़ कॉल्ड मोशन स्टडी। क्लियर। तो यहाँ पर मूवमेंट्स को स्टडी किया जाता है और जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। तो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसी भी मूवमेंट में कितना टाइम लगता है, एनालाइजिंग द टाइम टेकन बाय वेरियस मूवमेंट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए वर्क। ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग अ वर्क। तो यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है कि क्या स्टैंडर्ड टाइम है, कितना फिक्स टाइम है जो कि मैक्सिमम वर्कर लेते ही हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने में, किसी भी मूवमेंट में, तो वही चीज़ टाइम स्टडी कहलाती है। एंड बेस्ड ऑन दिस स्टैंडर्ड टाइम आउटपुट स्टैंडर्ड फॉर ईच वर्कर इज प्रिस्क्राइब्ड। और ये जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसी के बेसिस पे किसी भी वर्कर के लिए आउटपुट स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है। तो टाइम स्टडी कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए किसी भी मूवमेंट में कितना समय लग रहा है। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन इट इज डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर टू मेक वन कार्डबोर्ड बॉक्स इज 20 मिनट। यानी कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट स्टडी की गई और उस स्टडी के जरिए ये पता किया गया कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स को बनाने के लिए एक वर्कर को 20 मिनट का समय लगता है। सो इन 1 आवर ही और शी विल मेक 3 बॉक्सेस। अब 20 मिनट एक बॉक्स को बनाने में लगता है, तो यानी कि 1 घंटे में वो 3 बॉक्स बनाएगा। क्लियर। तो अज्यूम करते हैं कि एक वर्कर जो है वो 8 आवर का वर्क करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है उसकी। ठीक है, तो 8 घंटे की ड्यूटी में वो 1 घंटे का क्या करेगा, लंच ब्रेक भी लेगा। ठीक है, रेस्ट के लिए वो लंच ब्रेक भी लेगा। तो यानी कि उसने 7 घंटे काम किया और उस 7 घंटे में उसने 21 बॉक्सेस बनाए हैं, 3 बॉक्सेस पर आवर के हिसाब से। 3 बॉक्सेस पर आवर के हिसाब से उसने 7 घंटे काम किया और 21 बॉक्सेस बनाए
है टोटल 8 आवर्स का, तो इसमें से 1 घंटे उसने रेस्ट किया, लंच किया। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड सेट हो गया, ये स्टैंडर्ड सेट हो गया कि 7 घंटे में 21 बॉक्स तो बनना है। अब कोई वर्कर अगर 7 घंटे में 21 बॉक्स नहीं बना रहा है, यानी कि वो उसने जो है अपना काम सही से परफॉर्म नहीं किया है। तो ये स्टैंडर्ड बन गया कि 7 घंटे में तो 21 बॉक्स बनने हैं। अब जो एम्प्लॉय जो है या जो वर्कर है वो 21 से ज़्यादा बॉक्सेस बनाएगा, यानी कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको ज़्यादा वेजेस भी दिए जा सकते हैं। तो वेजेस जो होते हैं, जो सैलरी, जो इंसेंटिव होता है, वो इसके हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है। तो टाइम स्टडी, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है और उसके बेसिस पे फिर आप एक स्टैंडर्ड टाइम वहाँ पर सेट कर सकते हैं कि 7 घंटे अगर आप काम करो तो 21 आइटम, 21 बॉक्स तो आपको बनाना ही है। क्लियर? तो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। वहीं पर नेक्स्ट स्टडी है, दैट इज फैटिग स्टडी। फैटिग मतलब टायर्डनेस, आप कितना थकान हो जाता है आपको। तो ए पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ शी और ही इज डज नॉट रेस्ट व्हाइल वर्किंग। यानी कि अगर आपको बोल दिया कि लगातार आप दौड़ते रहो तो आप लगातार दौड़ नहीं सकते हो, कि एक टाइम पीरियड बाद आप जो है थक जाओगे। तो इसी तरीके से कोई भी वर्कर है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो लगातार काम करते करते वो क्या करेगा, वो थक जाएगा, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से वो टायर्ड हो जाता है। तो ऐसे में उसको रेस्ट देना जरूरी है। रेस्ट इंटरवल्स विल हेल्प वन टू रिगेन स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। यानी कि लगातार वर्कर काम कर रहा है, बीच में अगर आपने उसको रेस्ट दे दिया तो रेस्ट मिलने से उसका जो स्टेमिना है वो जो है दोबारा से रिगेन हो जाता है और वो जो है सेम कैपेसिटी के साथ दोबारा से काम कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में ये भी जानना जरूरी है कि कितने घंटे काम करने के बाद जो वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो थक जाते हैं। आपने स्कूल में देखा है कि स्कूल में क्या होता है कि एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर, दूसरे लेक्चर के बाद तीसरा लेक्चर, बीच में आपको जो है 1 या 2 मिनट दे दिया जाता है जब फैकल्टी जो है आपकी क्लास छोड़ के जाते हैं, दूसरी फैकल्टी आपकी क्लास में आती हैं। वहीं पर 4 लेक्चर के बाद जो है आपको एक लंच ब्रेक दे दिया जाता है। लंच ब्रेक के बाद फिर 4 लेक्चर के बाद फिर आपकी छुट्टी कर दी जाती है। यानी कि आपको बीच बीच में रेस्ट दिया जाता है जिससे कि आप मेंटली जो है टायर्ड ना हो। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी फिजिकली और मेंटली टायर्ड ना हो वर्कर, इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि बीच में उनको रेस्ट दिया जाता है। तो ये रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी और फिर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और फिर जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो जो है डाउन हो जाएगी। तो फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना जो है रेस्ट इंटरवल चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी पे चाहिए। यानी कि क्या 4 घंटे बाद चाहिए या फिर 2 घंटे बाद 1-2, फिर 2 घंटे बाद 1-2, तो कितनी फ्रीक्वेंसी पर कितने अमाउंट, यानी कि कितने ड्यूरेशन का रेस्ट जो है वहाँ पर चाहिए होता है। यानी कि 1 घंटे का रेस्ट चाहिए या फिर आधे घंटे का रेस्ट चाहिए। तो इसी की स्टडी को क्या कहते हैं, फैटिग स्टडी, कि अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क, इसको डिटरमाइन करना ही फैटिग स्टडी कहलाता है। नॉर्मली इन ए प्लांट वर्क टेक प्लेस इन 3 शिफ्ट ऑफ 8 आवर ईच। जो इंडस्ट्री होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होती हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा तो 3 शिफ्ट में काम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में काम होते हैं। तो लगातार एक ही पर्सन से तीनों ही शिफ्ट में काम नहीं कराया जाता है। जो मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा वो नाइट और इवनिंग शिफ्ट में नहीं आएगा, जो नाइट शिफ्ट में आएगा वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में नहीं आएगा। तो इवन इन अ सिंगल शिफ्ट ए वर्कर हैज़ टू बी गिवन सम रेस्ट इंटरवल टू टेक हिज और हर लंच। यानी कि जो एक शिफ्ट में आता है, यानी कि अगर कोई मॉर्निंग शिफ्ट में आया है तो मॉर्निंग शिफ्ट में भी जो है उसको रेस्ट टाइम वहाँ पर दिया जाता है, बीच में लंच ब्रेक दिया जाता है कि जिससे वो अपना लंच कर सके। तो एक शिफ्ट में कोई काम कर रहा है, उस शिफ्ट में भी जो है उसको फर्दर रेस्ट इंटरवल दिया जाता है। तो फैटिग स्टडी, यानी कि काम करते करते इंसान थक जाता है फिजिकली मेंटली, तो वहाँ पर उसको रेस्ट देना जरूरी होता है। तो कितनी फ्रिक्वेंसी में और कितने ड्यूरेशन के लिए उसको रेस्ट देना जरूरी है, इसकी स्टडी को ही फैटिग स्टडी कहा जाता है। क्लियर? तो इन्वॉल्व एनालाइजिंग टाइम बाय विच वर्कर टेंड टू फील फैटिग और टायर्ड एंड नीड सम रेस्ट। तो यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं कि कितने घंटे काम करने के बाद एम्प्लॉय जो है वो टायर्ड हो जाएगा और उसको जो है अब रेस्ट की जरूरत है। दैट इज फैटिग स्टडी। तो होप आपको समझ में आया होगा कि मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटिग स्टडी क्या होता है। मेथड स्टडी में हम कौन से तरीके को से जॉब को परफॉर्म करें जिससे कि हम अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। मोशन स्टडी में कौन से मूवमेंट को एनिमेट किया जाए जिससे कि जो अननेसेसरी मेथड मूवमेंट है उसको एलिमिनेट किया जाए जिससे कि टाइम जो है सेव हो सके और जो एफिशिएंसी वर्कर का वो बढ़े। टाइम स्टडी में हम टाइम, कितना टाइम कंज्यूम होता है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, वो टाइम को जो है वहाँ पर स्टडी किया जाता है। उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है जिससे कि बाकी वर्कर्स के लिए आउटपुट स्टैंडर्ड को सेट किया जा सके। और फैटिग स्टडी में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कितने टाइम के बाद जो है एम्प्लॉय या वर्कर जो है वो टायर्ड हो जाता है और उसको रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज फैटिग स्टडी।
डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सपोज करिए कि आप जो है एक दिन में 50 यूनिट्स जो है किसी प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करते हैं, आप डेवलप करते हैं, और वहीं पर दूसरा एम्प्लॉय है वो जो है एक दिन में सिर्फ 30 यूनिट जो है प्रोड्यूस कर रहा है किसी प्रोडक्ट का। तो अब आप चाहेंगे कि आपने ज़्यादा प्रोड्यूस किया है यूनिट, तो फिर आपको ज़्यादा वेज मिले, और वहीं पर जिसने कम प्रोड्यूस किया है उसको कम वेज मिले। दोनों को अगर हम इक्वल वेज देंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन होगा, यानी कि आपने जो ज़्यादा प्रोड्यूस किया है प्रोडक्ट, आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आएगा। लेकिन वहीं पर जिसने कम प्रोड्यूस किया है वो 30 में जो है सेम अगर वेज पाएगा तो उसको जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेलर ने जो है ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को जो है वहाँ पर सपोर्ट किया था। ए सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट इन विच अ वर्कर हु अचीव और एक्सीड प्रोडक्शन टारगेट गेट्स हायर वेज पर पीस, वाइल ए वर्कर हु डज नॉट अचीव दिस टारगेट गेट्स लोअर वेज रेट पीस। यानी कि अगर कोई ऐसा वर्कर जिसने प्रोडक्शन टारगेट को अचीव कर लिया है तो उसको पर पीस ज़्यादा वेज मिलेगा, और वहीं पर ऐसा वर्कर जिसने प्रोडक्शन टारगेट को अचीव नहीं किया है उसको पर पीस कम वेज मिलेगा। तो इसके जरिए जो है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, जिससे जो एफिशिएंट वर्कर है उसको मोटिवेट किया जा सके, और वहीं पर जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको भी मोटिवेट किया जा सके कि वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करे और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे। क्लियर? तो द स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी में जहाँ पर हम मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, मूवमेंट स्टडी, ये सारी स्टडी करते हैं, फैटिग स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे आपको जो है एक स्टैंडर्ड टाइम जो है सेट कर लेना है और एक स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो सेट कर लेना है। देन द वर्कर कैन देन बी क्लासिफाइड एज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टैंडर्ड। फिर जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया होगा आउटपुट का कि एक दिन में कम से कम 20 यूनिट जो प्रोड्यूस करना है, तो ऐसे एम्प्लॉय जो एक दिन में 20 यूनिट उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो एफिशिएंट वर्कर हो गए। ऐसे एम्प्लॉय जो एक दिन में 20 यूनिट से कम प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो इनएफिशिएंट वर्कर हो जाएंगे। तो आप आसानी से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफाई करने के लिए पहले आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा, वो स्टैंडर्ड वर्क स्टडी करके ही आप जो है सेट कर सकते हैं। सो टेलर इंट्रोड्यूस डिफरेंट रेट ऑफ वेज पेमेंट फॉर दोज हु परफॉर्म्ड अबव स्टैंडर्ड एंड दोज हु परफॉर्म्ड बिलो स्टैंडर्ड। तो जो स्टैंडर्ड आप सेट करेंगे उसके ऊपर जो परफॉर्म करेगा उसको जो है अलग रेट से वेज पेमेंट होगा, वहीं पर जो स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म करेगा उसको जो है अलग रेट से वेज पेमेंट मिलेगा। जो स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म करेगा ज़्यादा रेट होगा, जो स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म करेगा वो उसका रेट कम होगा। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, आपने जो है वर्क स्टडी की और आपने डिटरमाइन किया कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर है पर डे का वो 10 यूनिट है। आपने क्या किया, एक वर्क स्टडी की, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ने वर्क स्टडी की, उन्होंने पता किया कि एक दिन में आसानी से 10 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है एक वर्कर। ठीक है, एक वर्कर द्वारा 10 यूनिट जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड दोज हु मेड स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड विल गेट ₹50 पर यूनिट एंड दोज बिलो विल गेट ₹40 पर यूनिट। आपने क्या किया, आपने वहाँ पे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम लागू कर दिया। आपने क्या कहा कि वो एम्प्लॉई जो एक दिन में 10 यूनिट या उससे ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करेंगे उनको ₹50 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, और वहीं पर वो एम्प्लॉई जो 9 यूनिट या उससे कम जो है एक दिन में प्रोड्यूस करेंगे उनको ₹40 पर यूनिट के हिसाब से वहाँ पर पेमेंट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा परफॉर्मेंस ₹50, कम परफॉर्मेंस ₹40 पर यूनिट। ठीक है, नाउ एन एफिशिएंट वर्कर मेकिंग 11 यूनिट्स विल गेट 11 इंटू 50, यानी कि ₹550 पर डे वो पाएगा। और वहीं पर एक इनएफिशिएंट वर्कर जो सिर्फ 9 यूनिट बनाता है सपोज करिए, तो उसको ₹40 के हिसाब से 9 यूनिट के लिए मिलेंगे ₹360 पर डे के हिसाब से उसको मिलेंगे। तो अब एफिशिएंट वर्कर को 550 मिल रहा है, वहीं पर इनएफिशिएंट वर्कर को 360 मिल रहा है। तो ये जो 190 का डिफरेंस है ये जो है ये इनफ होगा एक इनएफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करने के लिए कि वो और अच्छे से परफॉर्म करे। यहाँ पर जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो और ज़्यादा मोटिवेट होगा कि वो और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करे, और जो ऑलरेडी एफिशिएंट वर्कर है वो अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखेगा, जिससे कि वो कंटिन्यूअस एक अच्छा रेट जो है वो पाता रहे। तो ये होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से मैनेज किया जाए जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव किया जा सके, उसके लिए डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट थ्योरिस्ट ने, डिफरेंट इंडस्ट्रीज ने अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिफरेंट थ्योरीज और डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए। उन्हीं में से एक प्रिंसिपल है फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स बताए जो कि मैनेजर्स को फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते वक्त। अगर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज को इन 14
प्रिंसिपल के तहत अगर मैनेज किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो अचीव कर सकता है। तो हेनरी फ्योल जो कि 1841 से 1925 तक वो रहे, वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। वो जो है माइनिंग एकेडमी है सेंट एटियन, वहां से उन्होंने 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग की उन्होंने। फिर 19 ईयर की एज में वो जो है उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की, कैंपेन दी कमेंट्री फोर्चबीन डिकेजविले, इस नाम की जो है उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की और उस कंपनी में वो जो है उन्होंने एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर 1888 से 1918 तक वर्क किया। क्लियर? तो हेनरी फ्योल क्या है, एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट है। तो उन्होंने जो है माइनिंग इंजीनियरिंग में उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की, उसके बाद एक कंपनी स्टार्ट किया और उस कंपनी में उन्होंने एज अ एमडी 1888 से 1918 तक वर्क किया। तो उन्होंने जो है डिफरेंट बुक्स जो है वहां पर लिखे। तो उन्होंने जो कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं, जो फंक्शंस है मैनेजमेंट की, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहले फ्योल वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी थी वो ये टर्मिनोलॉजी नहीं थी, उनका जो टर्म था वो क्या था? प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। क्या था? प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो उन्होंने जो है प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, इस तरीके से जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को क्लासिफाई किया था। हालांकि पीटर एफ ड्रकर को जो है 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? तो पीटर एफ ड्रकर का नाम वहां पर आता है, लेकिन फ्योल पहले थे जिन्होंने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया था। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती हैं उनमें जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उसको 6 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया जा सकता है। तो फ्योल ने जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थी उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सी? टेक्निकल, जैसे कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये टेक्निकल एक्टिविटी हो गई। उसी तरीके से बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंज होता है तो वो कॉमर्शियल एक्टिविटी में उसको कैटेगराइज कर दिया गया। इसी तरीके से कैपिटल रिसोर्सेज को किस तरीके से सर्च करना है, कैसे उसका ऑप्टिमम यूज करना है, कहां से फाइनेंस लेना है, कहां पे फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गई। इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पर्सन है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर तो वो सिक्योरिटी एक्टिविटीज के अंदर रख दी गई। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट शीट, ये सब प्रिपेयर करना उसको अकाउंटिंग एक्टिविटी में जो है कैटेगराइज कर दिया गया। और वहीं पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये जो है मैनेजरियल एक्टिविटी है और इसको जो है मैनेजरियल एक्टिविटी के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया था। यानी कि फ्यूल के अकॉर्डिंग किसी भी इंडस्ट्री में ये जो 6 कैटेगरी की एक्टिविटीज हैं ये परफॉर्म की जाती हैं: टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल। तो कहीं भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ये फंक्शन परफॉर्म किए ही जाएंगे। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहां पर कन्वर्जन हो रहा है, रॉ मटेरियल का यूज करके जो है फिनिश गुड्स बनाया जा रहा है, वहां पर जो गुड्स बनाया गया उसकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, और रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है और जो फिनिश गुड्स उसको सेल किया जाता है, कस्टमर के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है। वहां पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, कहीं से लोन लिया जा रहा है, कहीं से पैसा उठाया जा रहा है, कहीं पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, मशीनरी परचेज की जा रही है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी के ऊपर जो है वहां पर पैसा खर्च किया जाता है। अकाउंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वहां पर लेजर बन रहा है, बैलेंस शीट बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, कॉस्ट शीट तैयार की जाए तो अकाउंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज वहां पर परफॉर्म की जा रही हैं। और इसी तरीके से जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो रिसोर्सेज है, उनको मैनेज किया जा रहा है सही तरीके से। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वो ये 6 कैटेगरीज हैं, 6 एक्टिविटीज हैं। क्लियर? ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट क्वालिटीज अ मैनेजर मस्ट possess शुड बी फिजिकल, मोरल, एजुकेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये जो है 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होनी चाहिए मैनेजर के अंदर। क्लियर? कौन कौन सी? फिजिकल क्वालिटी, मोरल क्वालिटी, एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, यानी कि उसके पास अपने पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मोरल जो है बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए, और फिजिकल कैपेबिलिटी भी उसके पास होनी चाहिए, जिससे कि वो सही तरीके से चीजों को, रिसोर्सेज को, एम्प्लॉय को मैनेज कर सके। क्लियर? तो 1917 में फ्योल ने एक बुक पब्लिश की, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। तो ये जो है फ्रेंच में बुक थी, इसको बाद में इंग्लिश में पब्लिश किया गया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से 1949 में। क्लियर? 1949 में जो है फ्योल की जो बुक थी जो कि 1917 में फ्रेंच में पब्लिश हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, उसको जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से पब्लिश किया गया। उसी बुक में जो है फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया, व्हिच आइडेंटिफाइड द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। यानी कि अगर सही तरीके से मैनेज करना है ऑर्गेनाइजेशन को तो उसके लिए 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना जरूरी है। और इसको किस बुक में उन्होंने मेंशन किया? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, यानी कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट,
जो कि इंग्लिश में 1949 में पब्लिश हुई और 1917 में ये फ्रेंच में पब्लिश हो गए थे। तो फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ही इज ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो हम हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। क्लियर। तो ये जो इनकी जो कंपनी थी, क्लियर, वो कंपनी डी कमेंट्री फॉर्चून डिकैजविले, वो जो कंपनी थी वो क्या करती थी, वो कोल, आयरन, स्टील, ये सारी चीजें जो है वहां पर उसका प्रोडक्शन वहां पर होता था। क्लियर। तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग जो 14 प्रिंसिपल थे, इट एक्सप्लेन व्हाट अमाउंट टू मैनेजर्स वर्क एंड व्हाट प्रिंसिपल शुड फॉलो इन डूइंग दिस वर्क। यानी कि मैनेजर को मैनेज करते वक्त क्या चीजें करनी चाहिए, कौन से प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करना चाहिए, वो ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं। तो द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, वो कौन कौन से हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज पर्सनल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन यानी हायरार्की, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट द कॉर्प्स। ये 14 प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। तो अब इनको हम जो है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क नाम से क्लियर है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्री की जो भी एक्टिविटीज हैं, वर्क हैं, उसको स्मॉल टास्क, स्मॉल जॉब्स में डिवाइड कर दीजिए। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब्स। क्लियर। एंड हर स्मॉल टास्क और जॉब के लिए वहां पर ट्रेंड स्पेशलिस्ट को जो है वहां पर अपॉइंट किया जाना चाहिए। ए ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। तो हर जॉब के लिए वहां पर स्पेशलिस्ट वहां पर आपको अपॉइंट करना चाहिए, कंपनी को अपॉइंट करना चाहिए, मैनेजर को अपॉइंट करना चाहिए, जिससे कि उस टास्क को, उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होता है? स्पेशलाइजेशन होता है। जब आप जिस फील्ड में जो है एक्सपर्ट हैं वही काम करेंगे तो आप उस फील्ड के स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। क्लियर। जैसा कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करके उसके एक्सपर्ट को जो है वहां पर जो है अपॉइंट किया जाता है, जिससे कि वो अपनी एक्टिविटी को सही से परफॉर्म कर सके। ऑल ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड पर्सन, कलेक्टिवली दे अचीव प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी। कैसे? फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, कहां से पैसा लेना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, उन सब चीजों को प्लान करता है। प्रोडक्शन वाला जो है वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स को जो है तैयार करना, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग करना, उन सब पे जो है फोकस करता है। एचआर जो मैनेजर होता है वो इस पे फोकस करता है कि किस तरीके से एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, कॉम्पिटेंट जो है पर्सन को हायर किया जाए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। तो हर लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सबका मेन गोल क्या है, मेन एम क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल, द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि वर्क को डिवाइड करिए और हर वर्क के लिए, हर स्मॉल टास्क और जॉब के लिए वहां पर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को जो है वहां पर अपॉइंट करिए, और इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा और जो भी काम है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। अब हर काम को, जो भी वहां पर टास्क दिया गया है किसी भी पर्सन को, उसको परफॉर्म करने के लिए उसके पास कुछ पावर होनी चाहिए और उसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी बेकार है और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी बेकार है। ठीक है। तो यहां पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों कोरिलेट, दोनों एक साथ चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। कोरोलरी का मतलब होता है परिणाम। तो अथॉरिटी की वजह से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अथॉरिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर आती है। तो यहां पर दो टाइप की अथॉरिटी होती है। ऑफिशियल अथॉरिटी, जो कि अथॉरिटी टू कमांड होती है, यानी कि उसके पास ऐसी पोजीशन होती है जिसकी वजह से उसके पास पावर होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड दे सके। और यहाँ पर है पर्सनल अथॉरिटी व्हिच इज द अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर। अपने अलग अलग मैनेजर की खुद की कुछ जो है वहां पर पावर होती है, तो उसको पर्सनल अथॉरिटी कहते हैं। तो ऑफिशियल अथॉरिटी जो कि उसको पोजीशन की वजह से मिली है, पर्सनल अथॉरिटी जो कि उसको खुद की वजह से मिली है। तो दो टाइप की अथॉरिटी वहां पर उसके पास होती है। तो अथॉरिटी करने का मतलब क्या हो गया, पावर। अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, अधिकार। तो अधिकार वहां पर होना चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो उसको दिया गया है, साथ ही साथ उसके पास जिम्मेदारी भी होनी चाहिए जिसके लिए उसको अथॉरिटी दी गई है। ये नहीं कि आपने उसको कोई भी काम नहीं दिया लेकिन पावर पूरा दे दिया है तो गलत है, लेकिन आपने किसी को पूरा काम दे दिया है लेकिन उसको पावर नहीं दिया है तो वो भी गलत है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस भी होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि अथॉरिटी ज्यादा दे दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ना दीजिए, या फिर
रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्जा दे दिया और अथॉरिटी बिल्कुल मत दीजिए, तो ऐसे में वो काम हो ही नहीं पाएगा जो आपने उसको काम या फिर जो भी आपने जॉब या टास्क उसको पॉइंट असाइन किया है। जैसे कि ए सेल्स मैनेजर हैज टू नेगोशिएट अ डील विद अ बायर, ही और शी फाइंड्स दैट इफ ही शी कैन ऑफर क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 days, he सी इज लाइकली टू क्लिंच द डील व्हिच इज सपोज टू फेच द कंपनी नेट मार्जिन ऑफ से ₹50 करोड़। यानी कि एक ऐसा जो है वहां पर डील आने वाला है जिसमें अगर कस्टमर को 60 डेज का जो है वहां पर क्रेडिट पीरियड दे दिया गया तो उससे कंपनी को 50 करोड़ का फायदा होगा। 50 करोड़ का फायदा होगा अगर 60 दिनों का क्रेडिट कस्टमर को दे दिया गया। अब वो जो सेल्स मैनेजर है उसके पास ये अथॉरिटी दी गई है कि वो सिर्फ 40 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सकता है, 40 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सकता है, 60 डेज का क्रेडिट पीरियड नहीं दे सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो डील नहीं हो पाएगी। दिस शोज दैट देयर इज एन इम्बैलेंस इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दिस केस द मैनेजर शुड बी ग्रांटेड अथॉरिटी ऑफ ऑफरिंग क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 डेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ऐसे में जो सेल्स मैनेजर है उसको ये पावर देनी चाहिए कि वो जो है 60 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सके। अगर वो इसके पास पावर होती, यानी सेल्स मैनेजर के पास अगर ये पावर होती कि वो 60 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सके, तो ऐसे में वो डील जो है क्लोज हो जाती, डील जो है कंपनी को मिलती, 50 करोड़ का फायदा होता। लेकिन अथॉरिटी नहीं थी सेल्स मैनेजर के पास, इसलिए वो जो है वहां पर उस डील को क्लोज नहीं कर पाया, वो 60 डेज का क्रेडिट पीरियड नहीं दे पाया। तो ऐसे केस में डील जो है क्लोज नहीं हो पाएगी, वो डील कैंसिल हो जाएगी और 50 करोड़ का वहां पर नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही होनी चाहिए। सेल्स मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि तुम जो है सेल्स लेके आओ, लेकिन आपने उसको अथॉरिटी दी ही नहीं कि वो जो है 60 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सके, तो ऐसे केस में वो डील क्लोज होगा ही नहीं और कंपनी का नुकसान होगा। तो इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही बैलेंस रखना जरूरी है। वहीं पर तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। नाम से क्लियर है, अनुशासन, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन के उसको फॉलो करना जरूरी है। जो भी सुपीरियर के ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। टाइम जो भी बताया गया है कि 9 से 4 ऑफिस आना है तो 9 बजे आना है, 4 बजे आप जा सकते हैं, तो ये डिसिप्लिन होना जरूरी है। यानी कि ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट व्हिच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए जो भी रूल्स जो भी एग्रीमेंट किए गए हैं उसको फॉलो करना डिसिप्लिन कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। यानी कि डिसिप्लिन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो, सही तरीके से सब लोग अपना काम कर रहे हो, उसके लिए हर लेवल पे सुपीरियर, एक अच्छा सुपीरियर होना चाहिए जो कि इस चीज को मॉनिटर कर रहा हो कि हाँ सब लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, और जो भी एग्रीमेंट है वो क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ क्या चीज करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए जिससे सबको सबका रोल पता हो और अपने टास्क को वो परफॉर्म कर सके, सबको अपनी अथॉरिटी पता हो, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। और अगर कोई गलती करता है, इनडिसिप्लिन बिहेवियर शो करता है, तो इस केस में उसको पेनल्टी भी वहां पर दिया जाना चाहिए जिससे कि दोबारा से वो गलती उस ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। द वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट विदाउट एनी प्रिजुडाइज टुवर्ड्स वन अनदर। यानी कि जो भी वर्कर है, जो मैनेजमेंट है, वो अपने काम को सही तरीके से करें। मैनेजमेंट ने जो भी कहा है वर्कर से वो फुलफिल करें और वर्कर ने जो मैनेजमेंट को कमिटमेंट किया है वो भी फुलफिल करें। तो ये जो है सही तरीका होता है, क्योंकि अगर किसी ने अपना काम जो भी प्रॉमिस किया, जो भी रूल है उसको तोड़ा, एग्रीमेंट जो भी हुआ उसको तोड़ा, तो कहीं ना कहीं वहां पर इनडिसिप्लिन बिहेवियर आएगा और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग जो है वो खराब होगी। तो डिसिप्लिन जरूरी है, जब जहां जैसे जो करना है, जो कहा गया है, जो रूल है उसको फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मतलब वन और कमांड मतलब ऑर्डर, यानी कि एक से ऑर्डर आना चाहिए एक एम्प्लॉय को। अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यानी कि हर एक एम्प्लॉय के लिए केवल एक बॉस होना चाहिए। अब एक एम्प्लॉय है, उसको एक बॉस है वो भी ऑर्डर दे रहा है, वहीं पर दूसरा बॉस है वो भी ऑर्डर दे रहा है, तो ऐसे में वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका काम पहले करे और ऐसे में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, एक एम्प्लॉय का केवल एक ही बॉस होना चाहिए और उसी को उसको सुनना चाहिए, उसी को उसको फॉलो करना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट each participant in a formal organization should receive order from एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। यानी कि एक पर्सन, एक एम्प्लॉय सिर्फ एक बॉस को के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उसी बॉस के ऑर्डर को फॉलो करेगा। अगर किसी और को काम करवाना है तो उस एम्प्लॉय का जो बॉस है उससे बोले, वो बॉस बोलेगा तब वो काम करेगा। आप सीधे जाके उस एम्प्लॉय को बोलोगे तो वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने बॉस का सुनेगा। तो ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू बी डन। तो क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सिंपल सा भाई मेरे बॉस वो है,
वो जो बोलेंगे मैं वो करूंगा और नहीं तो नहीं करूंगा। ये चीज होता है यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर? तो एक एम्प्लॉय का एक बॉस होना चाहिए और उसी बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना है, उसी बॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। सपोज ए सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू क्लिंच ए डील विद अ बायर एंड इज अलाउड टू गिव 10% डिस्काउंट बाय द मार्केटिंग मैनेजर। तो एक सेल्स पर्सन है, उसका जो हेड था मार्केटिंग मैनेजर, उसने अलाउ कर रखा था उस सेल्स पर्सन को कि वो 10% का डिस्काउंट दे सकता है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर था उसने बोला कि नहीं, तुम 5% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। तो ऐसे केस में क्या होगा? वो डील क्लोज नहीं होगी। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर भी कमांड दे रहा है उस सेल्स पर्सन को और सेल्स पर्सन का जो मार्केटिंग मैनेजर है वो भी कमांड दे रहा है। तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? नहीं है। क्लियर? तो दिस कैन बी अवॉइडेड इफ देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। और अगर यहां पर कोऑर्डिनेशन होगा वेरियस डिपार्टमेंट में तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है, अगर उनको लग रहा है कि नहीं 5% से ज्यादा नहीं देना चाहिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको मार्केटिंग मैनेजर से बोलना चाहिए और मार्केटिंग मैनेजर जो है वो अपने सेल्स पर्सन को बोलेगा। क्लियर? तो इस केस में कंफ्यूजन नहीं होगा और सेल्स पर्सन को क्लियर होगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाम से क्लियर है कि सबका डायरेक्शन एक होना चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो जो गोल ऑर्गेनाइजेशन का है वही गोल इन सभी और डिपार्टमेंट का होना चाहिए। क्लियर? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव must have one head and one plan. All the unit of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused effort. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट यूनिट हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबका अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा ही नहीं। दिस इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा तो इससे जो है एक्शन, जो भी डिफरेंट यूनिट के एक्शन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो एक्शन है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा। जैसे इफ ए कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल एज वेल एज कार, देन इट शुड हैव टू सेपरेट डिवीजन फॉर बोथ ऑफ देम। यानी कि अगर एक कंपनी है वो मोटरसाइकिल भी बना रही है और कार भी बना रही है, तो मोटरसाइकिल के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, अलग डिवीजन होना चाहिए, और कार के लिए अलग डिवीजन होना चाहिए, जिससे कि दोनों का अपना अपना जो है वहां पर डायरेक्शन रहे। ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज प्लान एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज। ऑन नो अकाउंट शुड द वर्किंग ऑफ टू डिवीजन ओवरलैप। दोनों का काम ओवरलैप नहीं होना चाहिए, सबका अपना अलग अलग जो है वहां पर पूरा प्लान, इंचार्ज और एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज होने चाहिए। ये जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो होता है वो मैक्सिमम सेल लेके आना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन जो एम्प्लॉय काम कर रहा होता है उसका गोल कुछ और ही होता है। उसका काम होता है कि वो हायर पोजीशन पे जाए, हायर सैलरी पाए, हायर इनकम जो है उसको मिले। तो सबका अलग अलग यहाँ पर एम्प्लॉय का और ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ऐसे केस में मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो अलग अलग लोगों की इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको कंबाइन करके कंपनी के इंटरेस्ट से जो है वो मर्ज करे। एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन अ कंपनी। द कंपनी हैज गॉट इट्स ऑन ऑब्जेक्टिव, और कंपनी का खुद का ऑब्जेक्टिव होता है। तो द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो अलग अलग एम्प्लॉय के जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए। वो ये जो प्रिंसिपल कहता है ये कहता है। क्लियर? कि आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो, लेकिन आपके इंटरेस्ट की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको हार्म नहीं होना चाहिए और वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने फायदे के लिए कंपनी का नुकसान कर रहे हो। क्लियर? आप अपने फायदे के लिए कंपनी का रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हो रिसोर्स का, और कंपनी का जो है वहां पर नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यानी कि आप जो है एम्प्लॉय को टास्क दे रहे हो, उससे ऑर्डर दे रहे हो, उससे काम करवा रहे हो। क्लियर? उसके इंटरेस्ट को नीचे रख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करवा रहे हो, तो ऐसे केस में उसको रेम्यूनरेशन भी देना जरूरी है। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस व्हिच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि जो भी एम्प्लॉइज है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको फेयर वेजेस, यानी कि वो जिस तरीके से उसका काम लिया जा रहा है, उससे काम लिया जा रहा है, उस तरीके से जो है उसको वहां पर पेमेंट होना चाहिए। क्लियर? जिससे कि उसको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पर मिले। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। और उसी वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी की कैपेसिटी में भी हो, यानी कि एम्प्लॉय को खुश करने के चक्कर में कंपनी का लॉस हो जा रहा है, नहीं। इस तरीके से दिया जाना चाहिए कि कंपनी का भी प्रॉफिट हो और एम्प्लॉय को भी वहां पर बेनिफिट मिले। रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। तो रेम्यूनरेशन जो है वो इक्विटेबल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेम लेवल पे जो है उनको सेम अमाउंट का जो वहां पर वेजेस या फिर सैलरी वहां पर मिलना चाहिए। दिस विल इंश्योर कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर एंड गुड रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया? प्लीजेंट एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट। जब कंपनी भी जो है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पे कर रही होगी और
एम्प्लॉय को भी जो है वहाँ पर सही जो है फेयर वेजेस वहाँ पर मिल रहा होगा, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर फ्रेंडली इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होगा। इससे क्या होगा, कंपनी की जो वर्किंग है वो स्मूथली होगी, कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल को स्मूथली एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो अचीव कर सकेगी। क्लियर। तो यहाँ पर रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय भी जरूरी है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत सारे ऐसे डिसीजन मेकिंग होते हैं जो कि हायर अथॉरिटी पे हायर मैनेजमेंट द्वारा ही लिए जाते हैं, वहीं पर बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिसको जो है लोअर लेवल के मैनेजमेंट को भी लेना पड़ता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही होना चाहिए और दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, यानी कि वहां पर ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीजें सेंट्रलाइज होंगी और कौन सी चीजें डिसेंट्रलाइज होंगी। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, यानी कि अगर डिसीजन मेकिंग सिर्फ जो है किसी एक के पास है, बाकी लोग को फॉलो करना है उसको, तो इसको सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर ये डिस्पर्जल है अमंग मोर देन वन पर्सन, यानी कि डिसीजन मेकिंग एक नहीं 4-5 लोग कर ले रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। क्लियर। अब जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लाइक नया वेंचर स्टार्ट करना है, नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये डिसीजन सेंट्रलाइज हो जाता है, यानी कि ये डिसीजन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही लेगा। लेकिन वहीं पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितना एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, ये डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अपना अपना डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है वहां पर रिसोर्सेज को एलोकेट करे और एम्प्लॉय को जो वहां पर रिक्रूट करे, तो ये डिसेंट्रलाइज हो गया, यानी कि किस डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉय चाहिए वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट संभालेगा। लेकिन नया वेंचर खोलना है, इन्वेस्टमेंट कहां करना है, ये जो है जो टॉप मैनेजमेंट है वही डिसाइड करेगा। तो कुछ चीजें सेंट्रलाइज होती हैं, कुछ चीजें डिसेंट्रलाइज होती हैं। क्लियर। तो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू द सेंट्रलाइजेशन। क्लियर। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, जिससे कि जो सबऑर्डिनेट लेवल के मैनेजर्स हैं उनका जो है इन्वॉल्वमेंट किया जा सके, और साथ ही साथ सेंट्रलाइजेशन रखना भी जरूरी है, जिससे कि टॉप मैनेजमेंट की अथॉरिटी वहां पर बनी रहे। इन जनरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां पर ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो हर चीजें सिर्फ जो है टॉप मैनेजमेंट ही नहीं ले सकता है वहां पर हर चीज से रिलेटेड डिसीजन। तो वहां पर क्या किया जाता है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है कि अपने अपने रीजन में अपने अपने डिपार्टमेंट में आप लोग अपना डिसीजन खुद लीजिए। लेकिन अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन ही होता है, यानी कि वहां पर सारा डिसीजन जो मालिक होगा वही लेगा। छोटे ऑर्गेनाइजेशन के केस में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के केस में अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग यूनिट अपने अपने हिसाब से वहां पर डिसीजन लेते हैं। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा देखने को मिलेगा और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेंट्रलाइजेशन ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है कि हायरार्की होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होनी चाहिए, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी वहां पर होनी चाहिए फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक, यानी कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में वहां पर एक हायरार्की होनी चाहिए। अगर कोई कम्युनिकेशन करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो सुपीरियर को कम्युनिकेट किया जाए, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करेगा और वो जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करेगा, यानी कि हायरार्की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कूद के किसी से भी जाके कम्युनिकेट कर ले हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, organization should have a chain of authority and communication that run from top to bottom and should be followed by manager and the subordinate, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, ये चीज वहां पर क्लियर होनी चाहिए। और जो भी ऑर्डर है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी कम्युनिकेशन है, वो उस लाइन ऑफ अथॉरिटी के जो है जरिए फॉलो होना चाहिए, उसके जरिए जो है वहां पर फ्लो होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, तो जैसे कि ए है, ए क्या है, मैनेजर है। अब उसके पास दो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, ए जो है बी सी डी ई एफ इनका बॉस है, और वहीं पर ए जो है एल एम एन ओ पी इनका भी बॉस है। अब सपोज करें कि ए को कोई ऑर्डर पास करना है ई को, तो ए क्या करेगा, ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा और डी जो है वो ई को जाके कम्युनिकेट करेगा। क्लियर। इसी तरीके से ए को जो है ओ को कोई चीज कम्युनिकेट करनी है, तो ए एल को बोलेगा, एल एम को बोलेगा, एम एन को बोलेगा और एन जो है वो ओ को बोलेगा। इसी तरीके से अगर ई को ए को कुछ बोलना है, तो ई जो है पहले डी को कम्युनिकेट करेगा, डी जो है सी को बोलेगा, सी जो है बी को बोलेगा, फिर बी जो है वो ए को बोलेगा। तो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी हो गई, इसको कहते हैं स्केलर चेन। सब जो है एक चेन फॉलो किया जा रहा है, कोई कूद के किसी से, यानी ई जो है सीधे ए के पास चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर हो रहा है तो यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है और इससे क्या होगा, मिसमैनेजमेंट होगा। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। इसी तरीके से अगर ई को ओ से कम्युनिकेट करना है, ई को
ओ से कम्युनिकेट करना है, तो ये नहीं कि ई जो है सीधे ओ से जाके बात कर लेगा, नहीं, ई पहले डी को बताएगा, डी जो है सी को बताएगा, सी जो है बी को बताएगा, बी फिर ए को कम्युनिकेट करेगा, फिर ए जो है वो एल को, फिर एम को, फिर एन जो है एम जो है एन को, फिर एन जो है वो ओ को जाके बताएगा। तो ये जो है स्केलर चेन होता है। क्लियर? तो इफ ई हैज टू कम्युनिकेट विथ ओ जो कि सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे है, तो उसको क्या रूट फॉलो करना होगा? उसको यही रूट फॉलो करना होगा जो भी हमने बताया। ई जो है डी को बताएगा, डी सी को, सी बी को, बी ए को, ए एल को, ए एल एम को, एम एन को, फिर एन जो है वो ओ को जाके बताएगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई इमरजेंसी है, टाइम बहुत कम है और तुरंत जो है क्विकली कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में ई जो है वो डायरेक्टली ओ को जाके कांटेक्ट कर सकता है। ई जो है वो डायरेक्टली ओ को कांटेक्ट कर सकता है और इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। इसको क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब क्या हो गया? इज ए शॉर्टर इमरजेंसी रूट थ्रू विच द वर्कर लोअर इन अथॉरिटी चेन कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द पर्सन ऑफ हायर अथॉरिटी और दोज वर्किंग इन अदर स्केलर चेन। यानी कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उस केस में दूसरे चैन का पर्सन किसी दूसरे चैन के पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली, बिना किसी वहां पर चैन को फॉलो किए हुए। लेकिन इमरजेंसी होनी चाहिए तभी, अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसको प्रॉपर चैन जो है वो फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पीपल और मटेरियल दोनों ही सुटेबल प्लेस पे सुटेबल टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये सही टाइम पे सही जगह पे अवेलेबल होंगे तो इससे जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, people and material must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। अब सपोज करें कि आप टेबल पे पढ़ने बैठे हैं, अब वहां पर पेन है ही नहीं। जब टेबल पे पढ़ने बैठो, टेबल पे ही पेन ना हो, कुछ लिखना है आपको, तो क्या होगा? इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अब आप टेबल छोड़ के फिर उठोगे, फिर पेन ढूंढोगे, पेन ढूंढ के लाओगे, फिर लिखोगे, तब तक टाइम जो है आपका काफी ज्यादा वहां पर वेस्ट हो जाता है। तो ऑर्डर कहने का मतलब यही है कि जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी पीपल हैं, एम्प्लॉय हैं, वो सही जगह पर होने चाहिए, सही समय पे होने चाहिए। इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यानी कि सभी चीज के लिए प्लेस होना चाहिए और सब चीजें प्लेस पे होनी चाहिए। समझ रहे हैं? सभी चीज के लिए प्लेस होना चाहिए और सब चीजें प्लेस पे होनी चाहिए, चाहे वो चीज हो, चाहे वो एवरीवन यानी कि पर्सन हो। क्लियर? तो हर चीज के लिए प्लेस होना चाहिए और हर चीज अपने प्लेस पे होना चाहिए। अगर ये है तो वहां पर ऑर्डर है और इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। इफ देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट इज प्रेजेंट देयर, देन देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस और फैक्ट्री। तो हर चीज के लिए प्लेस है और हर चीज अपने प्लेस पे अवेलेबल है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी रुकावट नहीं आएगी और बिजनेस और फैक्ट्री का जो काम है, एक्टिविटी हो, स्मूथली परफॉर्म होता रहेगा। दिस विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इससे जो है प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज इक्विटी। नाम से क्लियर है, इक्विटी यानी कि फेयरनेस। टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉय, यानी कि यहां पर बायसनेस नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर दो एम्प्लॉय हैं, दोनों ने सेम टाइप की मिस्टेक की है तो दोनों को सेम टाइप का सजा वहां पर पनिशमेंट मिलना चाहिए। वहीं पर अगर दो एम्प्लॉय हैं, दोनों ने सेम टाइप का परफॉर्मेंस शो किया है तो दोनों को सेम लेवल का वहां पर जो है एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉय दैट इज इक्विटी। एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। उनके साथ जितना पॉसिबल हो सके फेयर ट्रीट करना है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज काइंडनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स टुवर्ड वर्कर। यानी कि मैनेजर को बायस नहीं होना है, वर्कर को लेकर जस्टिस वहां पर शो करना चाहिए। दिस विल इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन। इससे क्या होगा कि लॉयल्टी होगी और वहां पर डिवोशन होगा, अपने काम को लेकर एम्प्लॉय का डिवोशन होगा। क्लियर? क्योंकि एम्प्लॉय को पता होगा कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, चाहे मैं जो बॉस है उसका खास हो चाहे खास ना हो। There should be no discrimination against anyone on account of gender, religion, language, caste, belief और nationality। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि अब तुम मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एरिया के लोग ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करते हैं। तो ऐसे केस में जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या फिर किसी भी बेसिस पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज वहां पर होनी चाहिए सभी एम्प्लॉयज के लिए हर कंपनी में। क्लियर? हर कंपनी में सभी एम्प्लॉय को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो उसको प्रमोशन को लेकर हो, चाहे परफॉर्मेंस को लेकर हो, वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी वहां पर मिलनी चाहिए। तो इक्विटी, फेयरली ट्रीट करना है सभी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहने का मतलब यहां पर क्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो स्टेबल रहें, वो जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करें, ऐसा होना चाहिए। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब यहां पर क्या हो गया कि एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के
के जाने वाले की बात हो रही है। एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, उसको एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं। तो एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो सबसे कम होना चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन रखना है तो। क्योंकि होता क्या है कि अगर ज़्यादा लोग एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चले जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऐसे केस में आपको दोबारा से रिक्रूटमेंट करना होगा, दोबारा से सिलेक्शन करना होगा, दोबारा से उनको ट्रेनिंग देनी होगी। तो इससे जो है कॉस्ट वहाँ पर ज़्यादा लगेगा, हर चीज़ का कॉस्ट वहाँ पर लगेगा। बार-बार आपको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग या एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से जो है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग कर लिया और एम्प्लॉय आपके यहाँ पर आ गया है और लंबे समय तक काम कर रहा है, तो ऐसे केस में ये जो कॉस्ट है आपका वो बचेगा। और साथ ही साथ उस एम्प्लॉय को पता होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैसे जो है फंक्शनिंग है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, वो अच्छे से काम को करेगा। तो पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर। तो जो भी पर्सनल आप सेलेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एम्प्लॉय सेलेक्ट किए जा रहे हैं, उनको केयरफुली जो है वहां पर सेलेक्ट करना चाहिए। बट वंस सिलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। और जब एक बार सिलेक्ट कर लिए गए तो उसके बाद उनको कम से कम कुछ समय तक, कुछ फिक्स्ड टेन्योर तक उनको उस पोजीशन पे रखना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं प्रमोशन का कुछ क्राइटेरिया होता है कि 5 साल बाद ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो 5 साल बाद ही एसोसिएट बनेंगे, फिर 10 साल बाद ही प्रोफेसर बनेंगे। तो ये जो है मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर वहां पर होता है अगले पोजीशन पे जाने के लिए। क्लियर? तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल वहां पर होना चाहिए। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट, और उनको रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए जिससे कि उनका रिजल्ट दिखे। क्लियर? ये नहीं कि 1 साल का मौका दे, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था निकाल दिया, नहीं, आप उनको कम से कम 2 साल, 3 साल, 5 साल का टाइम दीजिए। तो एनी एडोकिज्म इन दिस रिगार्ड विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉइज। एडोकिज्म आपने देखा होगा कि एडॉक पे रख लिया जाता है, परमानेंट नहीं होता। एडॉक पे 1 साल की रखा जाएगा, उसके बाद निकाल दिया जाएगा। तो अब अगर आपने किसी एम्प्लॉय को 1 साल के रखा है और उस एम्प्लॉय को पता भी है कि वो 1 ही साल के लिए रखा गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस एम्प्लॉय को ये रहेगा कि 1 साल बाद तुम्हें निकाल दिया जाऊंगा। तो ऐसे केस में वो अपनी फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करेगा। तो एडोकिज्म जो है वो अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हैं, और ऐसे केस में फिर से रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग का कॉस्ट वहां पर आएगा। सो स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल इज गुड फॉर द बिजनेस। तो ऐसा रिक्रूटमेंट करिए जहां पर जो स्टेबिलिटी है पर्सनल का वो ज्यादा लंबे समय तक हो, उसका टेन्योर ज्यादा लंबे समय तक हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो जो है अच्छा होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हर एम्प्लॉय को ये मौका मिलना चाहिए कि वो इनिशिएट करे, किसी भी चीज को लेके वो शुरुआत करे। इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। तो एम्प्लॉय को इतनी छूट वहां पर मिलनी चाहिए कि वो जो है वहां पर पहला स्टेप किसी भी चीज को लेकर उठा सके, वो इनिशिएशन वहां पर दिखा सके। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इंप्रूवमेंट। कहीं किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम आ गई ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे केस में वर्कर को वहां पर मोटिवेट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए कि वो सामने आए और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, उस पर अपना सजेशन दें। इनिशिएटिव शुड बी इंकरेज बट इट डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, रेगुलेशन, उसको आप तोड़ दें। इनिशिएशन लेना है, इनिशिएटिव लेना है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन, ऑर्गेनाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग लेना है। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ए गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम whereby initiative suggestions which result in substantial cost time reduction should be rewarded। तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे सजेशन बॉक्स लगे होते हैं या फिर जो है वहां पर मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाती हैं। तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से सजेशंस लिया जाता है, वहां पर सिस्टम होता है कि एम्प्लॉय अपना सजेशन दे सकता है, और किसी एम्प्लॉय का सजेशन अगर जो है कंपनी का कॉस्ट बचा रही है, टाइम कम कर रही है काम को करने में, तो ऐसे केस में उस एम्प्लॉय को वहां पर अवार्ड भी दिया जाता है, रिवॉर्ड भी दिया जाता है। वो फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो इनिशिएटिव। क्लियर? नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज एस्पिरिट दी कॉर्प्स। ये 14th प्रिंसिपल है, फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अंदर टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए, वो एज अ यूनिट जो है काम करने चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। मीन्स द कॉमन स्पिरिट एग्जिस्टिंग इन द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एंड इंस्पायरिंग एंथुसियाज्म, डिवोशन एंड स्ट्रॉन्ग रिगार्ड फॉर द ओनर ऑफ द ग्रुप। यानी कि सब लोग एक साथ मिलकर काम करें और अच्छे से परफॉर्म करें। मैनेजमेंट शुड प्रमोट ए टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी अमॉन्ग एम्प्लॉय। जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, उनको टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए और एम्प्लॉय के बीच में हार्मोनी क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि लोग मिलजुल कर काम करें, एक टीम की तरह काम करें और यूनाइटेड होकर जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। यानी कि कई बार होता है ना कि वहां पर मैनेजर क्या होता है, मैं नहीं, हम बोलो। हम से क्या होता है कि टीम की भावना आती है, मैं बोलोगे तो इससे इंडिविजुअलिटी की भावना आती है। तो ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी इन ऑल हिज कन्वर्सेशन विथ वर्कफोर्स टू फॉस्टर टीम स्पिरिट। हम
हम करके दिखाएंगे, हम करके रहेंगे, ये चीज़ होनी चाहिए। क्लियर? तो एस्पिरिट द कॉर्प्स, टीम भावना लेके आइए, टीम स्पिरिट जगाइए वहाँ पर कि सब लोग मिलकर एक साथ मिलकर जो है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। तो ये जो है 14th प्रिंसिपल था एस्पिरिट द कॉर्प्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन-कौन से हो गए? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉई, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव और एस्पिरिट द कॉर्प्स। तो अब ये 14 प्रिंसिपल को अगर आपको याद करना हो तो इसका एक शॉर्ट कोड है, आप इसको जो है इस तरीके से याद कर सकते हैं, आई डिकोड यूएसए यूएसएसआर, आई डिकोड यूएसए यूएसएसआर। आई मतलब क्या होगा यहाँ पर? इनिशिएटिव। डिकोड, डिकोड में देखिए डी, सबसे पहला डी पहले ले लीजिए, डिवीजन ऑफ वर्क। ई से आप यहाँ पर ले सकते हैं, दैट इज इक्विटी। सी से आप यहाँ पर ले सकते हैं, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओ से यहाँ पर आप ऑर्डर, डी से फिर से डिसिप्लिन, ई से आप जो है दूसरा यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं जैसे एस्पिरिट द कॉर्प्स, फिर यू से आप यूनिटी ऑफ कमांड, फिर एस से आप जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ए से जो है आप अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, फिर अगला यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से जो है यहाँ पर आप स्केलर चेन, फिर जो नेक्स्ट एस है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, और फिर आर से जो है यहाँ पर आप ले लीजिए रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।